जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान बिंदु का डबल स्टार डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में 1 से लेकर 4 तक हो चुका है और हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से 1 से 4 तक बना लिया है। आज हम लोग पांचवा जो टेस्ट है वो देखने वाले हैं और ये कल ही ये टेस्ट हुआ है। तो हम लोग इसको हर एक क्वेश्चन को, जितने 4 ऑप्शन होते हैं तो चारों ऑप्शन को फुल एनालिसिस के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो धैर्यपूर्वक इसको देखे, समझे और याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 रखा है। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2032 रखा है। ठीक है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 29-30 रखा है। और भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2026 रखा है। इसमें पूछ रहा है कौन कि सत्य कथन कौन सा है। इसमें सत्य कथन कौन है तो होता है कि चंद्रमा पर यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 रखा है, यही एक सत्य कथन है। तो केवल एक है। कहता पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा है, तो ये जो मलेरिया है ये 2030 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था की अगर बात करा जाए तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना लक्ष्य है? 2027 से 2028 तक है। तो आपका ये भी गलत हो गया, 2 और 3 गलत हो गया। 2 3 गलत हो गया। यहाँ पे 2 गलत हो गया। चौथा देखते हैं, चंद्रयान 4 लॉन्च करने की जो लक्ष्य है 2027, 2026 नहीं बल्कि 2028 रखा गया है, तो 4 भी गलत हो गया। तो सही कौन है केवल आपका? केवल एक सही है इसमें। तो याद रखिए, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 है, मलेरिया उन्मूलन 2030 है, 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था 2027-28 है और चंद्रयान 4 लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2028 है। आगे देखते हैं। कहता है 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें की गतिज ऊर्जा समान है, तो यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गमन करेगी, तेजी से गति करेगी? तो कह रहा है 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम में। तो कहता है तेजी से गति करने वाला कौन होगा, तो इसमें होता है 10 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति करेगी। कितना वाला करेगा? 10 केजी वाला तेजी से करेगा। अगर इसको हम व्याख्या करने की बात करें, इसको व्याख्या कैसे किया जा सकता है वो देखिए। कहता है कि काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, आपको पता होगा के ई बराबर क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे के ई वन दो गेंद है ना, तो के ई वन अपॉन के ई टू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर एम वन वी वन कर सकते हैं और हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि के ई वन बराबर के ई टू दे रखा है, अब ऑप्शन में दे रखा है ना कि दोनों बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर बराबर हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हाफ हाफ काट दीजिए। ठीक है, ये कट जाएगा। फिर कहता है कि एम वन की वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और यहाँ पे वी वन का स्क्वायर हो जाएगा और एम टू की वैल्यू दे रखा है 20 और यहाँ पे हो जाएगा वी टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 10 दूनी 20 दो बार में कट गया। तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा? वी वन बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे वी टू का वी टू हो जाएगा सिर्फ। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें क्या आ गया कि वी वन का जो होगा वो वी टू के टू का वैल्यू क्या था? 1.414 होता है ना, रूट 2 का वैल्यू होता है। रूट 2 का वैल्यू होता है। तो मतलब जो वी वन का है वो वी टू से 1.414 मल्टीप्लाई ज्यादा ही होगा। तो वी वन किसका था? वी वन था 10 किलोग्राम का, तो यहाँ पे ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ कुछ और अगर आप याद करना चाहें, समझना चाहें कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, यहाँ पे द्रव्यमान तो अलग है, ठीक है। अगर कहता है कि दो अलग अलग द्रव्यमान वस्तु की अगर गतिज ऊर्जा समान है, अगर कहता है ये जो गतिज ऊर्जा है वो समान है, तो कहता है कि जो अगर वस्तु का संवेग की बात करें तो संवेग होगा वो हल्के वस्तु का अपेक्षा अधिक होगा भारी वस्तु वाला का। अगर कह रहा है कि देखो ये गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? गति की बात कर रहा है। तो अगर गति की अगर बात करता है तो किसका ज्यादा होगा? हल्का वाला का गति ज्यादा होगा, हल्का वाला का गति क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा भारी वाले से। लेकिन अगर संवेग की बात करता है, किसकी बात करता है? अगर संवेग की बात करता है तो संवेग वाला में क्या होगा कि भारी वाला का संवेग ज्यादा होगा, हल्का वाला से होगा। ये याद करने की चीज है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है अगर 7 जून 1984 को गुरुवार था तो 7 जून 1983 को क्या होगा? कहता है 7 जून 1984 को, तो ये आप पहले 1984 क्या है, ये लीप वर्ष है या नहीं वो चेक कीजिए। तो ये क्या है? एक लीप वर्ष है। क्या है ये लीप वर्ष है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है,
लेकिन अगर सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। तो हम लोग उल्टा चलना, मतलब क्या, इस इधर से हमको इधर की ओर बढ़ना होगा। तो कहता है कि ये सामान्य वर्ष है और लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो कितना बढ़ना होगा? 2 दिन बढ़ना होगा। कितना बढ़ना होगा? 2 दिन बढ़ना होगा। लेकिन 2 दिन बढ़ना होगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में उल्टा पूछा ना, 84 से 83 में जा रहा है, तो हमको यहाँ से क्या करना, 2 दिन माइनस करना होगा। अगर 83 से अगर 84 की तरफ जाते हैं तो +2 दिन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 84 से 83 की तरफ जा रहे हैं तो इसमें क्या, -2 दिन करना होगा। तो गुरुवार है, तो गुरुवार में क्या होगा, -2 दिन करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार के पहले होता है बुधवार, और बुधवार के पहले आता है मंगलवार, क्या आता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ष हो जाएगा मंगलवार। कहता है भाग्यवतु से चित्र भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये भाग्यवधु से चित्र प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया था। और ये भाषण कब दिया गया था? तो ये दिया गया था भाषण 15 अगस्त 1947 की बात है, उस दिन ये भाषण दिया गया था। कब दिया था? 14-15 अगस्त को दिया था। इसी के दिन 14 अगस्त को जो महात्मा गांधी जी हैं, कलकत्ता में एक ये भी भाषण दिए थे कि हम कल गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी होगा। ये बात भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात बोला गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल अगर बात करें तो ये 1947 से लेकर ये 1964 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1947 से 1964 तक रहे। अगर इनका पुस्तक की बात कर लेते तो इनका पुस्तक की बात करते हैं। पुस्तक कौन कौन था? तो पुस्तक में एक था क्या, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किनका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। और एक और, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किनका द्वारा लिखा गया था? तो ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं। कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति भी हो रहा है, अब मंदी भी हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन दोनों एक साथ होता है तो कहता है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कीमत और बेरोजगारी दोनों में वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है? कीमत हो या बेरोजगारी हो, दोनों में क्या होता है? दोनों में वृद्धि होता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? कीमत भी बढ़ता है और बेरोजगारी भी बढ़ता है, तो इसी को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगर कहता है कि स्क्यूफ्लेशन की अगर बात कर ले तो कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो, तो स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा स्फीति और मुद्रास्फीति भी हो और क्या, तो मुद्रा संकुचन भी हो। मुद्रा संकुचन भी हो, अगर दोनों होता है तो उसको स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। कहता है स्ट्रीफ्लेशन में क्या होता है कि वस्तु कुछ सेवाओं का कीमत में वृद्धि होता है और कुछ सेवाओं में क्या, वस्तु सेवाओं में कीमत में कमी भी होता है। तो इसमें दोनों काम होता है कि जैसे कि कुछ वस्तु या सेवा दोनों में क्या होता है कि वृद्धि होता है, ठीक है। और कुछ में वस्तु और सेवा में क्या होता है? कमी भी होता है। तो दोनों चीज जिसमें होता है उसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मतलब स्क्यूफ्लेशन देखें, कुछ ऐसे भी हो रहा है और कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, स्क्रू की जैसा घूमता है, उसमें स्क्रूफ्लेशन भी कहा जाता है। फिर बात और अगर इसमें कह दे कि आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का है, कहता है विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया है, सामाजिक संविदा रूसो के द्वारा किया गया, बृहद ज्ञान कोश वॉल्टेयर के द्वारा नहीं किया गया है। ये कहता है किसने किया? ये दिदरो के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? दिदरो के द्वारा कहा गया है। बृहद ज्ञान कोश कॉमन सेंस है, वो टॉमस पेन के द्वारा कहा गया है। तो ये तीनों सही है, बाकी आपका ये चौथा जो है कि आपका गलत हो जाता है। तो विधि की आत्मा मोन्टेग्यू के द्वारा है, इसमें सती के पृथक्करण का सिद्धांत है। विधि की आत्मा में क्या है? इसमें क्या है? शक्ति के पृथक्करण है। इसमें क्या है? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है आपका, इसमें विधि की आत्मा में दिया गया है। और कहता है कि सामाजिक संविदा की बात कर ले तो कहता है कि राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को संप्रभु माना गया है। कहता है कि कहता है राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था, राज्य द्वारा निर्मित संस्था और कहता है समान इच्छा को क्या माना गया है? समान इच्छा को क्या माना गया है? संप्रभु माना गया। क्या माना गया? संप्रभु माना गया है। ये सामाजिक में। और बृहद ज्ञान कोश की बात कर ले तो इसमें फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के विचार का प्रसार किया था। बृहद कोश में क्या था?
फ्रांस की क्रांतिकारियों के विचार का प्रसार जो हुआ था वो बृहद ज्ञान कोश में था। और कॉमन सेंस की बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता पर बल दिया था, इस बीच में क्या था, अमेरिकी स्वतंत्रता पर क्या दिया था, बल दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाए। प्रमुख घटना और संबंधित वर्ष देखना है। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्या है, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब किया गया था। तो इंग्लैंड का जो गौरवपूर्ण क्रांति था ये 1668 में किया गया था। एक का थ्री हो जाएगा, एक का थ्री ढूंढिए, एक का थ्री यहाँ पे भी है, एक का थ्री यहाँ पे भी है। तो ये कहता है बेस्टल का पतन कब हुआ था, 1798 में हुआ था। इसमें कहता है कि डी का फोर हो जाएगा। लुईस चौदहवें को फांसी कब दी गई थी। तो लुईस चौदहवें को फांसी दी गई थी 1793 में, 1793 में दिया था। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, कब हुआ था, ये 1848 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1848 में हुआ था इसका पतन। तो याद रखिए, इंग्लैंड को गौरवपूर्ण क्रांति कब मिली, 1688 में। लुईस सोलहवें को फांसी कब हुआ, 1793 में। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1848 में। और बेस्टिल का पतन कब हुआ, ये 1789 में। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया किसको, रामप्पा को गया है। किसको किया गया है, रामप्पा को किया गया है। रामप्पा को किया गया है, ये इसमें शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया है। और अगर कह लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहला जो था वो कौन किया गया था, अगर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो वो कहता है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा है पहला था। कब किया था, 1983 में किया गया था। पहला कब गया था, 1983 में किया गया था। और अगर अभी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, लेटेस्ट भी इसमें अभी जो किया गया है, तो लेटेस्ट में जो अभी क्या है कि 43वां की याद रखिए। 43वां कौन है, 43वां जो है वो मोईदम असम का है। क्या है, मोईदम असम में है 43वां। और अगर 44वां की बात कर लेते हैं तो मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है, मराठा सैन्य प्रदेश जो है, सैन्य परिदृश्य ये आपका 44वां है। और ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु दोनों जगह पे है। चलिए आगे देखते हैं कि वोल्टेरो, बीएफओ और हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है। वोल्टेरो, बीएफओ और ग्लेशियर हिस्पर, ये आपका कहाँ है, ट्रांस हिमालय में है। किसमें, ये आपका ट्रांस हिमालय में है। अगर ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ और बात बताते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। इसके अंदर आता है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब आता है। इसमें कौन कौन आता है, अगर और इसको लिखा जाए, इसमें आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, कैलाश, ये सब कहाँ आपका आता है, ये आपका आता है ट्रांस हिमालय में आता है। ये महान हिमालय और बृहद हिमालय के उत्तर में है। महान हिमालय और बृहद हिमालय के उत्तर में है। और अगर कहता है कि इसकी, कहता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गार्डविन आस्टीन है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बात कर दे, अगर ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसमें होता है केटू, जिसको कहते हैं गार्डविन आस्टीन केटू कहता है, जो 8611 मीटर है। ठीक है। और यहाँ पे, और सबसे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है राका पोशी, यहीं पे है। सबसे तीव्र ढाल वाला जो राका पोशी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहाँ पे सियाचिन है, बाल्टेरो है, बीएफओ है। ठीक है। बुंजी गॉर्ग जो भारत की सबसे गहरी गॉर्ज है, उसका निर्माण सिंधु नदी करता है। बात करते फिर अगर बृहद हिमालय या महान हिमालय की बात कर लेते हैं, अगर इसकी बात कर ले तो ये कहता है कि ट्रांस हिमालय से, जो बृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से, ये ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता है, तो आई टी एस जेड के द्वारा अलग होता है। इंडियन कहता है कि इंदस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है ट्रांस हिमालय से, आई टी से द्वारा अलग होता है। ये महान हिमालय की बात कह रहे हैं। और ये कहता है कि इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी आपको जाना जाता है। और इसी में कहता है कि सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो महान हिमालय का है। अगर जो एवरेस्ट की जो बात करते हैं वो कहाँ है? महान हिमालय में है एवरेस्ट है। ट्रांस हिमालय सबसे उधर हो गया है, इसमें सबसे ऊंची चोटी केटू है। लेकिन अगर महान हिमालय की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8846 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन पर्वत है, तो कहता है कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो जाता है, कामेट हो गया, नामचा बरवा हो गया, ये इसके महत्वपूर्ण शिखर है।
अगर लघु हिमालय की बात कर लेते हैं तो लघु हिमालय है वो एमसीटी के द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ये किससे अलग होता है? एमसीटी के द्वारा अलग हो जाता है। इसमें पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, मंसूरी हो गया, नाग टीबा हो गया, महाभारत श्रेणी हो गया, तो ये सब लघु हिमालय का है भाग, पीर पंजाल धौलाधर। और इसमें कहता है कुछ कुछ जो घाटियां हैं, कुल्लू घाटी या कांगड़ा घाटी, ये आपका लघु हिमालय में ही है। यहाँ पे कश्मीर घाटी है, मर्ग गुलमर्ग जो हो गया, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ये सब आपका लघु हिमालय का ही भाग है। शिवालिक हिमालय की बात कर लेते हैं तो शिवालिक हिमालय है वो लघु हिमालय से कहता है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है लघु हिमालय से। और कहता है कि यह हिमालय के सबसे नवीनतम भाग की बात कर लें तो वो कौन होगा? आपका शिवालिक याद हो जाएगा। और इसमें काठमांडू घाटी है, और पश्चिम में इसमें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया या हरिद्वार हो गया, ये सब शिवालिक हिमालय का भाग है। भगवान महावीर किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? तो गृह त्याग किस अवस्था में किए थे? तो ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। कब किए थे आपका गृह त्याग किए थे? ये कहता है कि जैन धर्म के महावीर जो है जैन धर्म के हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? तो कहता है जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं आपके, जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? संस्थापक की बात करें तो वो कौन है? ऋषभ देव रहे हैं, ऋषभ देव रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। और कहता है कि जो महावीर स्वामी जो कितने नंबर का थे? ये 24वें नंबर के गुरु थे, 24वें गुरु थे कौन? महावीर स्वामी थे। इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। और कहता है कि भद्रबाहु के कल्प सूत्र के अनुसार महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने बाद इनको वस्त्र त्याग भी कर दिए थे। तो कहता है कि भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा है, उनके अनुसार बताया गया कि 13 महीने बाद ये कपड़ा भी त्याग कर दिए थे। और इनको 42 वर्ष की उम्र में जाम्भिक ग्राम के त्रिजुपालका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 42 वर्ष, मतलब समझ रहे हैं कि 12 वर्ष बाद। इससे कहता है 12 वर्ष बाद, बाद मतलब कितना? 42 वर्ष की उम्र में इनको कहता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो जम्भिक ग्राम में। कहाँ हुआ था? जाम्भिक ग्राम में त्रिजुपालका नदी के तट पर, त्रिजुपालिका त्रिजुपालका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? जाम्बिक ग्राम में त्रिजुपालका नदी के तट पे। और इनको 72 वर्ष की उम्र में क्या था? इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 72 वर्ष की उम्र में क्या था? इनकी मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। पावापुरी जो बिहार में आपका है, पावापुरी, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 5वां व्रत महा ब्रह्मचर्य को बताया। इन्होंने कहता है जो 5वां व्रत जो बताया था, क्या बताया था? ब्रह्मचर्य को 5वां व्रत बताया था। आगे देखते हैं, सूची का मिलान कीजिए हम लोग। कहता है कि हर खेत स्वस्थ खेत कहाँ का है? तो ये हरियाणा का हर खेत स्वस्थ खेत है। तो ये कहता है कि जन सुरक्षा संतुष्टि आपका गुजरात का है। ए का टू और बी का फोर, चलिए ठीक है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ है माई स्कूल माई प्राइड? सी का 1 हो जाएगा। और मांझी वसुंधरा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र का है। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसमें इंग्लिश में भी किया गया है। कहता निम्न में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख में मायोपिया मायोपिया समस्या को दूर किया जाता है? अगर मायोपिया की बात कर रहा है तो मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो अगर मायोपिया में कोई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसको क्या कहता है? मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है। और इसमें कहता है कि हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? जिसमें अवतल लेंस लगाते हैं निकट दृष्टि दोष में। और इसमें क्या होता है कि मायोपिया में लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है कि जो लेंस है, लेंस की जो कहता है कि त्रिज्या कहिए या त्रिज्या या जो फोकस दूरी है वो क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाता है। कहाँ होता है? मायोपिया में क्या होता है? फोकस दूरी कम हो जाता है। और इसमें कहता है कि मैं कहता है निकट वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगर मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होता है? तो निकट दिखता है, और मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है। कहते हैं दूर नहीं दिखता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में जो प्रतिबिंब की अगर बात कर ले, प्रतिबिंब की बात कर लेते तो बिंब कहाँ बनता है? कि रेटिना से पहले बनने लगता है। क्या बताएं? रेटिना से पहले बनता है। तो अगर हम इसकी इस तरह के डायग्राम बनाए तो आपका ये हो गया, ये ऐसे हो गया। यहाँ से लाइट जाता है तो ये जो है इसका है, यहीं पे बन जाता है। जो लाइट है यहीं पे जाके गिर जाता है और यहीं पे बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं।
अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात कर ले तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। उसमें दूर की वस्तु ठीक दिखता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि लेंस की मोटाई घट जाती है और उसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है। मायोपिया में फोकस दूरी कम होता है और हाइपरमेट्रोपिया में फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, लेंस पतला हो जाने के कारण में। ठीक है, तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। फिर कहता है कि अगर जरा दृष्टि दोष होता है उसमें द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। फिर कहता है कि अगर अब बिंदु कहता एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, एस्टिग्मिज्ड में, उसमें बेलनाकार लेंस लगा जाते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत स्त्री टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातु से किया जाता है। हाँ सही है, मिश्र धातु लगाते हैं। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसकी अपव्ययी धातु से कम होती है। नहीं, कम नहीं, बल्कि क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, बल्कि क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें क्या है, आपका ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। आपका सी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने डिकी वर्ड प्लान तैयार किया था? डिकी वर्ड प्लान किसने तैयार किया था भैया? तो कहता है कि लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। डिकी वर्ड प्लान किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कहता 1947 में। ये कब तैयार किया था? 1947 में किया गया था। इसको इस्मा योजना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस्मा योजना। इस्मा योजना भी इसको कहा जाता है। इस्मा योजना क्योंकि इसके जो प्रस्तुत करने वाले थे असेंबली में, वो हेंस्टिंग इस्मा थे। फिर कहता है कि ये जो डिकी वर्ड प्लान है, जिसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, वो जब जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा गया तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू, इसको तुरंत अस्वीकार कर दिए थे। और ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यह योजना, कहता है कि बाल्कीकरण को बढ़ावा देगी और देश में हिंसा और अशांति को जन्म देगा, इसलिए इसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बाल्कन बाल्कन प्लान भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। लिनिथुओ के बारे में बता दें तो ये लिनिथुओ के काल में क्या हुआ था? इनके समय में हुआ था प्रांतीय चुनाव हुआ था। इनके काल में अगर बात, इनके काल में क्या था? प्रांतीय चुनाव हुआ था। जिसको कहाँ लिखें, इधर लिख देते हैं। इनके क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था इनके काल में। कब हुआ था प्रांतीय चुनाव? 1937 में किया गया था इनके समय में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसमें इनके समय। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। लिनिथुओ के काल में भारत छोड़ो आंदोलन से क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो भी किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आपके इन्हीं के काल में हुआ था। ये सब क्या हुआ था? ये आपका हुआ था लॉर्ड लिनिथो के काल में हो गया था। लॉर्ड इरविन की बात कर ले तो इरविन का काल कब रहा है? 1926 से लेकर 1931 तक रहा है इरविन का काल। इनके में क्या हुआ था? साइमन कमीशन हुआ था। साइमन कमीशन आया था इसमें। इनके काल में क्या था? साइमन कमीशन आया था इनके काल में। आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा हुआ था। सविनय अवज्ञा भी था। गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था इनके समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इरविन के काल में। तो ये डेट से आपको याद आ जाना चाहिए कि 31 तक की बात है। लॉर्ड वेवल कब आए थे? तो लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947 के बीच में आए थे। इनके समय में हुआ था नौसेना विद्रोह हुआ था और कैबिनेट मिशन भारत आया था। इनके मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन जो है कि भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये लॉर्ड वेवल 1944 से 1947 के बीच में। कहता कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो वो पानी है, पुल्लिंग होता है। मैक्सिमम जो द्रव्यवाचक होते हैं, द्रव्य वाला जो होता है, वो मैक्सिमम पुल्लिंग होता है, कुछ कुछ को छोड़कर। चांदी, शराब, चाय, ये सब है आपका स्त्रीलिंग आता है। बाकी पानी जो है आपका पुल्लिंग है। जिस वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको करण कारक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? तैयारी कार्य में शामिल नहीं होने वाला कौन है? तो वित्त मंत्रालय होता है, प्रशासनिक निकाय होता है, नियंत्रक सीएजी नहीं होता है, वित्त आयोग होता है। तो इसमें क्या होता है? सीएजी नहीं होता है। तो अगर वित्त मंत्रालय की बात कर ले तो ये बजट को तैयार करना, प्रारूप, मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की ही जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट के परामर्श के बाद बजट का अंतिम रूप यही देता है। प्रशासनिक अगर मंत्रालय की बात कर ले तो जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे क्या हो गया आपका, रक्षा मंत्रालय हो गया, फिर शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब जो हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब मंत्रालय है, प्रशासनिक मंत्रालय है। तो ये लोग अपना प्रबंधन करते हैं। ठीक है, ये अपना इनपुट देते हैं बनाने में। बाकी सीएजी की बात करें तो ये आर्टिकल 148 में दिया गया है आपका सीएजी। ये जब बजट हो जाता है तो ये क्या करता है? खर्च की, ये खर्च की लेखा परीक्षा, खर्च की जानकारी वो करता है। कहता है खर्च के बाद जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
ये और इनका काम क्या है, इसका काम है ऑडिटिंग का काम है। ऑडिटिंग का काम है इसका, सीएजी का। खर्च के बाद, खर्च का क्या कहते हैं, ऑडिटिंग का काम किसका है? वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात है। ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध की सिफारिश देता है। ये कहता है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय सिफारिश जो करने का जो काम है, सिफारिश करने का जो काम है, वो किसका काम है? आपका आपका वित्त आयोग का है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण पूरी बीच उड़ीसा में हुआ नहीं, ये पूरी बीच उड़ीसा में नहीं हुआ था। ये कहाँ हुआ? दीव में हुआ है। दीव में हुआ था। पहला गलत हो गया। सत्य कथन पूछ रहा है, पहला गलत, पहला गलत। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास असम में शुरू किया है। तो भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने असम में राहत अभ्यास शुरू किया। बात सही है। कहता है कि मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य को फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है। तो कांगो गणराज्य पे हटा दिया गया, बात ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 और 3 आपका सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि लिफ्ट की बात कर रहा है। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि, कहता है जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक होगा जब वो ऊपर की ओर त्वरित एक्सेलरेट करेगा। ऊपर की ओर क्या करेगा? अगर एक्सेलरेशन से बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा कि भार आपका ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप पर ये समझिए, क्योंकि जो कहता है कि अगर आभासी भार जो है, आभासी भार की बात कर ले, वेट की बात कर ले, तो वेट जो होता है आपका कि मास उसको जी प्लस माइनस एक्सलरेशन से होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। और इसी में आप समझिए, कह रहा है कि अगर लिफ्ट है वो समान वेग से ऊपर जा रहा है, पहला केस ले लेते हैं। अगर समान वेग से ऊपर जा रहा है, पहला केस लेता है कि मतलब क्या है कि इसमें क्या मान लेते हैं कि समान वेग से क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब ऊपर जा रहा है समान वेग से, तो ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसमें। जब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। जब डब्ल्यू इक्वल टू अगर एम जी हो गया, मतलब कि भार और जो द्रव्यमान है दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वही अगर हम कहते हैं केस टू ले लेते हैं, केस टू अगर ले लेते हैं, कहता है कि समान वेग से नीचे जा रहा है। अगर समान वेग से नीचे जा रहा है तो नीचे जाने में भी क्या होगा? एक्सेलरेशन तो आपका जीरो ही होगा ना इसमें भी। तो इसमें भी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होगा, मतलब कि भार अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा। इसमें भी सेम हो जाएगा। केस थ्री ले ले कि अगर कहता है कि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, जो इसमें केस बोल रहा है, अगर होता है ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि लिफ्ट में सवार पिंड का भार बढ़ जाएगा। ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा और नीचे आएगा तो भार घट जाएगा। आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम है आपका नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे, इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है। क्या होता है? दो ड्यूटेरियम की बात करें, दो ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम आपस में क्या होता है? क्या होता है? संलयित होते हैं। संलयित होते हैं तो क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। क्या बनाता है? आपका हीलियम बनाता है। और हीलियम कहता है ये उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? अगर निर्माण की बात कर ले हाइड्रोजन बम का, किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने इसका निर्माण किया था, हाइड्रोजन बम का। अगर परमाणु बम की बात कर लेते हैं तो जो नाभिकीय विखंडन पे है ये परमाणु बम होता है। परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे है, परमाणु बम है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की बात की थी। सिलेक्ट द गार्डनर हैज वाटर्ड द ब्लसेस। द गार्डनर हैव बीन वाटर्ड, द बसेस हैव बीन वाटर्ड बाय गार्डनर। आपका ये सही हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली, कहता है इनकरेक्टली, कहता है कि अरेंजमेंट सही है, कर्वस्टोन भी सही है, इनफ्लेमस नहीं होता है, इसका क्या होता है? इन फेमस होता है, इन फेमस होता है। आपका ये सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े
बिहार के पहले सत्याग्रही चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले कौन थे? अगर बिहार की जब बात कर रहा है तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब किया गया था? ये 1940 में शुरू किया गया था। अगर भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में, अगर भारत के स्तर पे कह देते हैं तो प्रथम कौन थे? तो भारत के स्तर पे प्रथम कौन थे? भारत स्तर पर प्रथम जो थे, फर्स्ट कौन थे? आपका विनोबा भावे थे। फिर सेकंड कौन थे? विनोबा भावे के बाद इसमें जो दूसरे नंबर में थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम ये थे। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे सेकंड। और थर्ड कौन थे? थर्ड थे विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थर्ड थे। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह प्रथम थे। और दूसरे नंबर पे अनुग्रह नारायण से। और बिहार में कौन थे? प्रथम कौन थे? फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट से श्री कृष्ण सिंह। और सेकंड कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह सेकंड थे। नीति आयोग में नीति का विस्तारित रूप क्या है? नीति आयोग में नीति का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तथा गिफेन वस्तुओं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? तो गिफेन वस्तुओं किस मांग के नियम का, पहले तो आप समझिए कि गिफेन वस्तु होता क्या है। तो पता है गिफेन वस्तु वो होता है जो गरीब लोग मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। गिफेन वस्तु होता है जो गरीब लोग होते हैं, कहता है इसको मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वो होता है गिफेन वस्तु हो गया। जैसे आटा, चावल, दाल, आलू, ये सब है गिफेन वस्तु हो गया। तो कहता है कि अन्य सभी परिस्थितियों के समान मांग का नियम पहले कहता क्या है? मांग का नियम कहता है कि अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। कह रहा है कि अगर कीमत मांग, इसमें क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ता है तो मांग क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। और अगर कीमत कम होता है तो मांग क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ये है मांग का नियम। ये कह रहा है मांग का नियम में ये दो चीज कहा जा रहा है। लेकिन गिफेन वस्तु में क्या हो जाता है कि जब गिफेन वस्तु होता है तो इसमें कहता है कि जब उसकी कीमत बढ़ती है तो लोग महंगी वस्तु खरीदने की क्षमता खो देते हैं। तो मजबूरी में उसे सस्ती वस्तु को और अधिक खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। तो गिफेन वस्तु में क्या होता है कि कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है, उसको हम लोग गिफेन वस्तु कहा जाता है। तो इसी का कहता है ये अपवाद है। ये इस मांग के नियम का क्या है? अपवाद है। अगर इंफीरियर गुड्स की बात कर ले तो इंफीरियर गुड्स होता है जो कि मांग उपभोक्ता के आय बढ़ने पर घट जाती है। हाल में ही राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया देहरादून में किया गया है। कहता है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये कहाँ किया गया? आपका देहरादून में किया गया है। और ये राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पे किया गया। ये कब किया गया है उद्घाटन जो है? कहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये दोनों में कहता है कि भारत में उत्तर भारत निवास और विश्राम स्थल है। ये क्या है? निवास स्थल है। ये निवास स्थल है और ये विश्राम स्थल जो भी कहे, दोनों तो लगभग सेम ही चीज है, लेकिन हाँ इसी तरीके से इसको बताया गया है। अगला देखते हैं। हाल में ही पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। तो पहला जो पहलगाम अटैक कब हुआ? पहले तो पहलगाम जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को डेट याद रखिएगा। 22 अप्रैल को ये हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था। और इसी के जवाबी कार्रवाई में 7 अप्रैल को ये शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है? वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में रोका। ये है स्लैश एंड बर्न कृषि, जिसको आप स्थानांतरण कृषि कहते हैं, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है स्लैश और बर्न कृषि, जिसको कहता है झूम कृषि या कर्तन कृषि भी इसको कहा जाता है। झूम कृषि और कर्तन कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का पारंपरिक पद्धति है। इसमें वही काटा जाता है, जंगल को काटा जाता है, उसको जलाया जाता है और उसमें खेती की जा जाती है। उसी को कहा जाता है स्लैश एंड वर्न। पहले स्लैश मतलब काटा और वर्न मतलब जलाया गया। उसी को वेनेजुएला
में कुनको और ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ और देश में याद रखिए कि मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में क्या कहता है, मिल्पा। ब्राजील में रोका हो गया। म- मध्य अफ्रीका की बात कर ले तो अफ्रीका में इसको मसोलो कहा जाता है, ये चिटेमन। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। और वियतनाम में इसको रे कहा जाता है, रे। ये हो गया आपका विश्व के स्तर पे। अगर हम भारत के अंदर की बात कर ले तो इसको उत्तर पूर्वी में झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेबर और दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू और पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामा डाबी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में बालरे या बाल्टेरे कहा जाता है। हिमालय में इसको खिल कहा जाता है। झारखंड में इसको कुरुबा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। और मेघालय में बोगमा कहा जाता है। तो ये सब याद रखने की चीजें हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव, कहता है कि किस जीव के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब कोई मरा हुआ चीज है और उसकी सतह पर कौन जीवित पाया जाएगा। तो फन तो नहीं पाया जाएगा, लाइकेन हो सकता है, और आपका मांस हो सकता है। 2 और 3 हो सकता है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो आपका पाया जा सकता है। लाइकेन और मांस है, ये दोनों का पाया जाता है। लाइकेन का जो है जटिल जीवन रूप है। ये लाइकेन में कहता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। कहता है लाइकेन का क्या होता है, कवक और शैवाल से। ये क्या होता है, कवक और शैवाल से क्या होता है इसका, सहजीवी होता है, सहजीवी संबंध होता है। किससे होता है, कवक और शैवाल से इसका सहजीवी संबंध होता है। और ये कहता है कि लाइकेन किसी भी सतह पर उग सकता है, इसके उगने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको उगने के लिए, उगने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। लाइकेन के लिए उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर मांस की बात कर दे तो ये ब्रायोफाटा में, मांस जो है आपका कहाँ है, ये ब्रायोफाइटा में है। ये ब्रायोफाइटा रखा जाता है। कहता है कि इसमें वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इसमें क्या होता है, वास्तविक जड़ नहीं होता है, जड़ नहीं होता है इसमें। ये भी कहता है कि किसी भी जगह पे हो सकता है, नम मिट्टी में, पेड़ की छाल में, चट्टान पे, कहीं पे भी उग सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस युग्म पर विचार करने की बात किया जा रहा है भैया। तथा लॉयल आयोग लॉर्ड लिटन के द्वारा आया गया था, नहीं। मैकडोनल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था, हाँ। मैकडोनल्ड आयोग बनाया गया था लॉर्ड कर्जन में। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड इल्गिन के काल में, ये भी गलत है। इसमें सही कौन है, तो सही केवल 2 है। कौन है, केवल केवल 2 है। बात स्ट्रेची आयोग की बात कर ले तो स्ट्रेची आयोग आया कब था, तो ये 1800 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1880 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग आया था। और ये आया था वायसराय में, उसमें कौन थे, लॉर्ड लीटन थे। इसमें कौन थे, लॉर्ड लीटन इसके वायसराय थे। स्ट्रेची आयोग में लॉर्ड लीटन थे। और लॉयल आयोग आयोग कब आया था, ये 1896 से लेकर 97 में 97 में लाया गया था। 96 97 में लाया गया था। और इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड एल्गिन थे। कौन थे, एल्गिन द्वितीय इस समय कौन थे, वायसराय थे। वायसराय कौन थे, लॉयल में एल्गिन थे और स्ट्रेची में ल्यूटन थे। ठीक है। मैकडोनल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, ये 1899 के बीच में। कब आया था, 1899 से लेकर 1900 के बीच में आया था। 1900 के बीच में था। ये लाइन वाला जो दिक्कत कर रहा है इसको हटा दिया जाए। हाँ। कहता है स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के बाद अकाल सहायता और बीमा कोष का गठन किया गया था। अगर जो स्ट्रेची आयोग है तो इसी की सिफारिश पे क्या बनाया था, अतः अकाल सहायता और बीमा कोष ये बनाया गया था, इसके बाद ही बनाया गया था। अब मैकडोनल्ड आयोग की सिफारिश पर अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसमें क्या किया था, अकाल अकाल आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। मैकडोनल्ड के बाद आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को क्या किया गया था कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण क्या था। पता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलीय के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण क्या हो जाएगा, कि ये बात है 22 दिसंबर 1939 को, जब ये लॉर्ड लिनिथगो, जो उस समय वायसराय कौन था, इस समय वायसराय आपका था लिनिथगो। वायसराय कौन था, लिनिथगो कौन था उस समय, लिनिथगो। लिनिथगो वायसराय था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध में बिना परामर्श से भारत का
वो घोषणा कर दिया कि युद्ध में सहयोग करेगा। इसीलिए ये लोग क्या किए थे, कांग्रेस जो थे वो इस्तीफा दे दिए थे। और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुक्ति दिवस मनाया था। और इस मुक्ति दिवस के समर्थन करने वाले कौन थे? समर्थन देने वाले आपके थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी दिए थे। भीमराव अम्बेडकर समर्थन दे दिए थे। और जस्टिस पार्टी जो था, जस्टिस पार्टी भी दिया था। कौन था? जस्टिस पार्टी भी इसको क्या दिया था? समर्थन दे दिया था। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है? तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है? तो CWG है। क्या है इसका? CWG है उत्तरी बिहार की। अगर यही बात कर ले कि अगर दक्षिणी बिहार की बात कर रहे थे इसमें, दक्षिणी बिहार की अगर बात करते हैं तो उसको AW माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? AW माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? बताइए। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है ये? महाभियोग की प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक है। और ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल किस नाम है? आर्टिकल आपका 61 में दिया गया है। और कहा जाता है कि ये कब संविधान के उल्लंघन के आरोप में लगाया जा सकता है? ये महाभियोग है संविधान के उल्लंघन में लगाया जा सकता है। और जिस सदन में अगर ये प्रस्ताव पेश होता है वहाँ कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना? एक चौथाई सदस्यों द्वारा, सत्य द्वारा साइन होना चाहिए इस पे। एक चौथाई सदस्यों द्वारा साइन होना चाहिए इस महाभियोग प्रक्रिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है जो इस पद की शपथ लेने वाले पहली हिंदू हैं कनाडा में? तो कौन है? तो अनीता आनंद हैं, ये पहली हिंदू हैं। अनीता आनंद को बनाया गया है, ये पहली हिंदू बन गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कुछ और, ये गीतिका कौल कौन है? गीतिका कौल है तो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा हैं। गीतिका कौल के बारे में बता दें तो कहता है कि सियाचिन में, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा, महिला चिकित्सक हैं। चिकित्सक जो हैं आपके गीतिका कौल जी हैं। और अगर अक्षिका कृष्णमूर्ति हैं तो कहता है मंगल पर रोवर संचालित करने वाली भारतीय हैं। ये कौन है? तो कहता है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली है। रोवर संचालित करने वाली कौन है? संचालित करने वाली कौन है? आपको अक्षिता, अक्षिता कृष्णमूर्ति है। इंदु मल्होत्रा के बारे में बात कर दे तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली वकील है। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली पहली वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा पहली वकील है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई हैं। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मोनेरा एक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये क्या है? ये मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कहता है कि इसमें ये कहता है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कहता है 70S राइबोसोम पाया जाता है। किसमें पाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है मोनेरा में। बाकी कहता है कि जो स्लाइडेड मोल्ड है, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सब क्या है? यूरोकैरियोटिक है। ये सब क्या है? ये क्या है? यूरोकैरियोटिक हैं। कौन कौन है? ये तीनों क्या है? यूरोकैरियोटिक हैं। यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है पिता की तरफ से, माँ का तो पहले से ही X होता है और पिता का भी X हो गया तो लड़की होगी। देखिए, जो अगर माता की बात करें तो माता के पास क्या होता है? X और X होता है। और पिता के पास क्या होता है? आपका X और Y होता है। ठीक है, तो ये माँ जो भी देगी वो तो X ही देगी। और अगर पिता से भी X चला गया, पिता की तरफ से भी अगर X आ गया तो क्या बन जा रहा है? लड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी। अगर माता की तरफ से अगर X आता है और पिता की तरफ से Y चल जाता है तो क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में सीमा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है? शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। तो कहाँ गया? बांग्लादेश से कहता है कि सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? सीमा बनाने वाले की बात बता दें, बनाने वाले कितने हैं? 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। और कहता है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है। सब भारत की जो सबसे लंबी जो है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 किलोमीटर लगभग है इसका। ठीक है, भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है। सबसे पहला है तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद चीन है, तीसरा में पाकिस्तान, चौथा में नेपाल है।
अगर कहता है पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा करने वाला कौन है, राजस्थान है पाकिस्तान के साथ में। ये मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन का है, ये क्या है, भारत और चीन का जो है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत के एमएसपी किस संस्था द्वारा घोषित किया जाता है, अगर एमएसपी की बात कर रहा है तो एमएसपी किस संस्था द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसकी बात जो कर रहा है तो वो है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको सीएसीपी कहते हैं, इसको क्या कहता है, सीएसीपी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था। इसमें कब किया था, 1965 में। ये जो है एमएसपी है साल में 2 बार आता है, साल में 2 बार दिया जाता है। कितने बार दिया था, साल में 2 बार दिया जाता है। और ये लगभग कितना, 22 फसल पे दिया था, कितने हैं, 22 फसल पे है। 7 दूनी 14, 5 19 3 22, इतने फसल पे, 22 फसल पे दिया जाता है ये। और गन्ना के लिए, अगर गन्ना की बात कर लेते हैं, गन्ना की बात करें तो गन्ना के लिए अलग होता है, एफ आर बी होता है, एफ आर बी गन्ना के लिए अलग होता है, एफ आर बी। आगे देखते हैं। एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर है और ट्रेन 11 सेकंड में तय की दूरी ज्ञात कीजिए। ट्रेन की गति कितना दे दिया है, 108 दे दिया है, किलोमीटर है, 108 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करना पड़ेगा, तो इसको कितना बार में कर जाएगा, 18×5 = 90, 18×6 = मतलब 6×25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कहता है 30 मीटर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डी/टी होता है, आपको पता है। हमको निकालना क्या है, डी निकालना है, दूरी है ना, डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, S × T हो जाएगा। तो एस है 30 है और टाइम दे दिया 11, तो 11×3 = 33, 330 मीटर हो जाएगा, 330 मीटर हो जाएगा। एक अर्ध एक ठोस अर्ध गोले का व्यास है, डायमीटर है, कितना है, ये डायमीटर दे रखा है कितना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, इसका कितना होता है, 3πr² होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और क्या, 3 × 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट गया, 7 × 21, और 21 × 22 हो रहा है, कितना हो रहा है, 21 × 22 की बात हो रहा है। तो 22 से कम 22, बचा 2, 22 × 44, 44 × 2 = 46, 462 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय की बात कर रहा है, तो कौन कौन है, तो ये आपका बीसपंथी और तारापंथी, कौन कौन है आपका, बीसपंथी, ये जैन धर्म से है, और तारापंथी दोनों क्या है, जैन धर्म से है। बीसपंथी, तारापंथी और यापनीय भी, और कौन कौन है, तो और कौन है, यापनीय भी है, यापनीय, ये भी क्या है आपका, जैन धर्म से ही, ये भी जैन धर्म, ये भी जैन धर्म और ये भी जैन धर्म, मतलब दिगंबर संप्रदाय की बात कर रहा है। और ये श्वेतांबर ऊपर से, ये जो है ये क्या है, ये श्वेतांबर से है, ये क्या है, श्वेतांबर संप्रदाय से आपका आता है, स्थानकवासी आ जाता है। दिगंबर के बारे में अगर आपको बता दें तो दिगंबर के बारे में आप जान लीजिए कि ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। अगर दिगंबर की बात कर लेते हैं, अगर इनकी बात कर लेते हैं, दिगंबर की बात करते हैं, तो ये कहते हैं भद्रबाहु के अनुयायी थे, किसके, भद्रबाहु के अनुयायी थे। दिगंबर किसके थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे। ये रूढ़िवादी थे, इन्होंने वस्त्र त्यागना, इन्होंने क्या बताया था, दिगंबर बोले थे वस्त्र त्यागना था, वस्त्र त्याग दिए थे ये लोगों ने। और इन्होंने बोला कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये किनका कहना था, दिगंबर का कहना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। बाकी अगर श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर ने क्या कहा था कि ये स्थूल भद्र के अनुयायी थे। ये किसके थे, स्थूल भद्र के अनुयायी थे ये श्वेतांबर। ये वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये क्या पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। और ये क्या, इनका क्या कहना था कि महिलाओं के जीवन में मोक्ष मिलेगा, कहता है कि महिला को मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। ये किसने कहा था, ये श्वेतांबर वाले ने ये बात कही थी। बाकी जैन संप्रदाय का दो गो हुआ था। अगर जैन संगीति की बात कर ले इसमें, तो जैन संगीति दो दो किया गया था। तो कौन कौन जैन संगीति किया गया था वो आप जानिए। पहला जैन संगीति, फर्स्ट जो जैन संगीति था वो कब हुआ था, जैन संगीति आपका हुआ था 298 या 300 BC, 298 BC में किया गया था या 300 BC में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपका हुआ था। कहाँ, पटना में, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो सेकंड जैन संगीति है, अगर सेकंड जैन संगीति की बात कर ले, जैन संगीति की बात कर लेते हैं, वो आपका हुआ था 512 AD में हुआ था, 512 AD में हुआ था। और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में किया गया था, ये बल्लभी गुजरात में किया गया था। और जो अध्यक्ष कौन थे इसमें, अगर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, इसमें
अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे, इसके अध्यक्ष थे। और अगर इसमें अध्यक्ष की बात कर ले, इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रवण। इसमें कौन थे? देवाधि क्षमा श्रवण, ये इसके अध्यक्ष थे। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ऑफ पायरेटेड ऑफ तमिल्स द पायरेटेड ऑफ पार्ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी, तमिल्स द पार्ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। बाकी अगर नजमा हेपतुल्ला की कौन पुस्तक है? द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, इनका द्वारा क्या लिखा है? द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ये किसके द्वारा लिखा गया? ये नजमा हेपतुल्ला के द्वारा द परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया है। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा है स्पीकिंग विथ नेचर, इनके द्वारा क्या लिखा गया? स्पीकिंग विथ नेचर, स्पीकिंग विथ नेचर। थोड़ा और इसका नंबर नाम है वो, लेकिन इतना याद रखिए, द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर की पुस्तक है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनका क्या है? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये किसका द्वारा लिखा है? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। कहता है कि वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग कहाँ से मिला, वो याद रखिए। कहता है कि बनारसी सहनाई कहाँ का है? बनारसी सहनाई आपका उत्तर प्रदेश का है। वारंगल चपाता मिर्च तेलंगाना का है। खांसी आपका मेघालय का हो गया। और सांगरी बीन आपका राजस्थान का हो गया। ए का दो, बी का फोर आपका डी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पुष्पेकर तो होता ही है, स्त्री केसर तो होता ही है, ये तो सम्मिलित है। नहीं कौन है? तो आपका 3 4 वाला हटा दीजिए, 4 यहाँ से हट जा रहा है, यहाँ से हट जाएगा। बाकी बाहादल भी होता है। केवल हमको लग रहा है ये कि ये जो मूलंकर है ये नहीं होता है। बाकी बाहादल भी होता है और पंखुड़ी भी होता है। तो मूलंकर वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मूलंकर। मूलांकुर जो है वो आपका, ये बीज के समय, जमने के समय में ये मूलांकुर होता है, बीज से निकलता है, इसको जड़ कहते हैं। तो जो मूलांकुर है ये बीज से संबंधित है। ये क्या चीज से संबंधित है? बीज से संबंधित है ये। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? स्वाइन फ्लू आपका विषाणु से होता है। क्या होता है? स्वाइन फ्लू है आपका विषाणु से होता है। और विषाणु का नाम क्या है? H1N1। इसका क्या है? H1N1 विषाणु है, उसके द्वारा होता है। ठीक है। और कहता है बर्ड फ्लू होता है H5N1। अगर बर्ड फ्लू की बात कर लिया जाए, अगर बर्ड फ्लू की बात कर रहा है वो H5N1 के द्वारा होता है, बर्ड फ्लू हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत की संचित निधि पर भारित है? संचित निधि पर कौन कौन भारित है? होता है कि राज्य परिषद के अध्यक्ष और वेतन भत्ते, ये तो नहीं होता है, ये आपका नहीं है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते ये हो सकते हैं। किसी मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय वाले, ये तो नहीं होगा। यही तो पूछ रहा है ना, कौन कौन भारित है? तो एक वाला काट दीजिए, एक वाला नहीं है, एक वाला नहीं होगा। ठीक है। किसी मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, हाँ ये भी है। उपराष्ट्रपति के वेतन तो होता ही होता है। 2 3 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 और 4 हो जाएगा। संचित निधि की जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसमें है? ये आर्टिकल आपका 266 में आर्टिकल बताया गया, 266 आर्टिकल में बताया गया है ये। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है, उसकी बात कर रहा है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में बनाया गया था, सही बात है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में है, ये भी सही है। सतर्कता आयोग। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बनाया गया था, 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये भी बात सही है। महिला आयोग 1993 नहीं, 1992 में महिला आयोग बनाया गया था, यही आपका गलत है। ये कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो ये सीबीआई जिसको कहते हैं, सीबीआई, ये 1963 में बनाया गया था। ठीक है। और ये संथानम समिति की सिफारिश पे बनाया था। कब बनाया? किसके? संथानम समिति की सिफारिश पे, संथानम समिति की सिफारिश पे बनाया गया था। संथानम समिति की सिफारिश पे आपका सीबीआई का गठन किया गया था। और अगर ये कर ले, सीबीसी है, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया है। और ये कहता है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बनाया गया था। महिला आयोग कहता है कि ये एक सांविधिक निकाय है। महिला आयोग क्या है? ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है ये, सांविधिक निकाय है। और ये कहता है कि महिलाओं के लिए बात किया गया इसमें।
सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? अगर सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। फिर कहता है कि अगर सीवीसी के हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मानवाधिकार आयोग कौन है? तो ये कहता है कि मानवाधिकार आयोग कौन है? तो अभी कहता है कि न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम है। महिला आयोग के कौन है? रहाटकर हैं, एक रहाटकर हैं जिन वो हैं। बलबन द्वारा शुरू के सिजदा और पैबोस प्रथा किससे प्रेरित थी? बलबन ने जो सिजदा और पैबोस प्रथा बनाया था, किससे प्रेरित था? वो ईरानी परंपरा था। ये क्या है? ईरानी परंपरा था, उससे ये प्रेरित था। कई कट्टर इस्लामी विद्वानों ने इसे इस्लाम विरोधी कहा, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अतिरिक्त किसी को सिजदा करना मना था। ठीक है, तो ये कहा गया। बाकी अलबरूनी एक फारसी विद्वान था, जिसने कहता है 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और इनका किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया है। भारत का सबसे बड़े अंत स्थलीय लवणीय झील की बात कर रहा है जी। अंत स्थलीय लवणीय झील कौन है? अंत स्थलीय, ये सांभर झील राजस्थान का जो है। सांभर झील कहाँ है आपका? राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है, ये है। बाकी चिल्का झील कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। और चिल्का झील है, इसको कहा था खारे पानी का झील है। ये क्या है? ये एक लेगून झील है, खारे पानी का लेगून झील है। खारे पानी का लेगून झील है। कौन है? लेगून झील है, जिसको चिल्का झील कहा जाता है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे दोनों में है। ठीक है। और लोकटक झील आपका है, आगे देखते हैं। जलोढ़ कता भारतीय भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तारित सर्विस है? जलोढ़ मृदा का कहता है, जो भारतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन है? तो जलोढ़ मृदा है, जिसमें लगभग 40% है। सर्वाधिक मतलब कितना है? 40% भूभाग पर है ये। कितने परसेंट? 40% है। इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाके होता है। जलोढ़ मिट्टी की बात है। काली मिट्टी है, इसका निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से होता है। किससे होता है? बेसाल्टिक चट्टान से होता है इसका निर्माण। काली मिट्टी का कैसे होता है? बेसाल्टिक चट्टान से निर्माण होता है। ये इसमें कहता है टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसका नाम क्या है? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? इसमें काला रंग होता है। काला रंग होता है, टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। नमी धारण की क्षमता उच्च होती है इसमें। इसमें क्या होता है? नमी धारण, नमी धारण की जो क्षमता है, वो क्षमता क्या होता है? क्षमता होता है उच्च होती है इसमें। और कहता है इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसमें कहता है काली मिट्टी में कहता है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। सिंचाई की कम आवश्यकता होता है काली मिट्टी में। बाकी मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कहते हैं, तो इसमें कहता है कि हाई टेम्परेचर के कारण इसमें होता है, और तीव्र बाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक है, ये आपका राजस्थान में, पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। लेदराइट मिट्टी मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के कारण होता है। लेदराइट होता है मानसूनी जलवायु के कारण। ये क्या होता है? मानसूनी जलवायु के कारण होता है आपका लेदराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आयरन और सिलिका बहुत होता है। लेदराइट में क्या होता है? आयरन और सिलिका बहुत ज्यादा होता है। इसमें आयरन और सिलिका बहुत ज्यादा होता है। आगे देखते हैं। शाही नौसैनिक विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? जब शाही नौसैनिक विद्रोह हुआ था, तो नाविक कौन थे? बीसी दत्त जी थे। तो वो क्या लिखे थे? वो भारत छोड़ो लिखे थे। क्या लिखे थे? वो भारत छोड़ो लिखे थे। और ये नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ था। कब हुआ था नौसैनिक विद्रोह? कब हुआ था ये? 1946 में हुआ था ये नौसैनिक विद्रोह। और कहता है कि इसमें बंबई से कहता है कि एस तलवार के 11,000 नाविकों को नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के कारण विद्रोह हुआ था। और नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो जैसे नारे लगाए गए थे। तथा लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है? अगर लाइटनिंग किड किसे कहा जाता है इसकी बात करें, तो लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। इसको उड़न पड़ी, पीटी उषा को क्या कहता है? इसको उड़न पड़ी कहा जाता है। इनको उड़न पड़ी कहा जाता है। ठीक है। और मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। इनको क्या कहता है? सुपर मॉम कहा जाता है। मैरी कॉम को कहा जाता है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो हिमा दास को। हाल में ही विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। ये सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और आरएक्स ग्लोबल द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था?
अगर इसके आयोजन की बात कर रहे हैं तो ये आयोजन किया गया था किसके द्वारा? सस्टेनेबल सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, एनर्जी काउंसिल एंड RX ग्लोबल के द्वारा, ये दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। थीम था नेविगेटिंग चैलेंजेस विद सॉलिड FIED। ठीक है। बाकी कुछ और सम्मेलन की बात कर ले, कहता है WHO का 78वां बैठक कहाँ हुआ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का 78वां कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। ये कहता है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मलेशिया में। ये कहाँ हुआ है? कि ये कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान की अगर बात करें यहाँ पे क्या हुआ है? यहीं पे लिख देते हैं। 8वीं क्या हुआ है? हिंद महासागर, हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मस्कट ओमान में हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हुआ है? 78वीं WHO की बैठक हुई है। यहाँ WHO बैठक कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है। कुलालमपुर मलेशिया में क्या हुआ? 46वां, यहाँ पे क्या हुआ? 46वां आसियान शिखर, आसियान शिखर सम्मेलन हुआ आपका, 46वें नंबर का हुआ, कुलान मलेशिया में हुआ है। बीमस्टेक का हुआ? थाईलैंड में हुआ है। अगर बात कर लेते हैं, बीमस्टेक की बात कर लेते हैं तो वो कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ है। कितने नंबर का? 6वां बिम्स्टेक हुआ है। प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर में किया गया है। आगे देखिए, ये पूछ रहा है कि 3 का 243, तो ये क्या है आपका? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 83, 1 2 3 4 5, 3:5 के बराबर रहता है, 243 होता है। उस तरह 5 to the 5 के पावर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, आपका 5 to the 5 में 3125 हो जाएगा। कहता है अपराह्न 3:30 बजे घड़ी सुइयों के बीच में। देखिए अपराह्न बोल रहा है 3:30, तो तीन हल्का, यहाँ तीन तीन यहाँ पे है तो इसके नीचे होगा और 30 यहाँ पे होगा। इस दोनों के बीच में कहता है कि कितना कोण बनेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला थीटा बराबर क्या होता है? 11/2 मिनट -30 H होता है। तो 11/2 मिनट कितना है? 30 हो जाएगा, -30 × 3 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए तो 15 हो जाएगा। तो 15 और 11 165 -90 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 75 आ जाएगा। कितना? 75। बी आंसर आ जाएगा इसका। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है, होता है कि काम करना चाहता है परंतु काम नहीं मिल रहा है, उसे बेरोजगार व्यक्ति कहा जाता है। बाकी बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। बेरोजगारी होता है कि अगर खुली बेरोजगारी की बात करते हैं, खुली बेरोजगारी में होता है कि काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुली बेरोजगारी है। ये क्या है? ये एक तरीके से खुली बेरोजगारी ही तो है, इसको खुली बेरोजगारी कहा जा सकता है। ठीक है। और संरचनात्मक बेरोजगारी होता है जो कहता है कि औद्योगिक ढांचे के पिछड़ापन, सीमित पूंजी या पुरानी उत्पादक तकनीक के कारण उत्पन्न होता है, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी होता है, एक मौसम में अलग अलग होता है बेरोजगारी, जैसे कि आइसक्रीम बेचने वाला है वो गर्मी में बेचेगा, ठंडा में नहीं बेच सकता, वो मौसमी बेरोजगारी हो जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है कि जब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढते हैं तो वो घर्षणात्मक बेरोजगारी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च को पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित एमाइलेज है। पेप्सिन है वो प्रोटीन से संबंधित है। पेप्सिन जो होता है वो क्या है? प्रोटीन से संबंधित है। लाइपेज है वो फैट से है। लाइपेज क्या होता है? ये फैट से संबंधित है। ठीक है। लाइपेज क्या होता है? फैट से होता है। और फैट को कहता है कि ग्लिसरॉल में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, कहता है। और माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। मानव हृदय से संबंधित निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक पेस मेकर कहा जाता है? तो SA नोड को पेस मेकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? SA नोड को। SA नोड यहाँ पे SA नोड को कहा जाता है पेस मेकर कहा जाता है। और AV नोड को पेस सेटर कहा जाता है। जो AV नोड है इसको क्या कहता है? इसको पेस सेटर कहा जाता है। इसको क्या कहता है? पेस सेटर कहा जाता है AV नोड को। ठीक है। 1 मिनट में हृदय जो पंप होता है लगभग इतना होता है। 1 मिनट में जो हृदय जो पंप करता है, हृदय पंप करता है 1 मिनट में कितना करता है? तो लगभग 5040 ml लीटर ml रक्त करता है। इतना ml पंप करता है 1 मिनट में। निम्नलिखित में कौन जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है वो जाइलम। जाइलम होता क्या है?
जाइलम है जो कि पौधे में खनिज और पानी का परिवहन करता है। जाइलम केवल एक दिशा में करता है, एक दिशा में करता है। कहाँ करता है? केवल एक दिशा में करता है। और ये तने के अंदर की ओर पाया जाता है। ये कहाँ पाता है? तने की अंदर की ओर, अंदर की ओर पाया जाता है। तो ये इसमें वाहिका होती है, वाहिनिका होती है, तंतु भी होता है, चालिनिका नहीं होता, ये नहीं होता, बाकी सब होता है। चालनी नलिका जो है ये आपका फ्लोए में पाया जाता है। आगे देखते हैं। श्वेत रुधिर कहता है डब्ल्यूबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है भैया, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जानिए। कहता है कि ये केंद्रक रहित होते हैं। नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, ये गलत है। ये हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये अनियमित आकृति के होते हैं, ये बात सही है। तो सत्य कथन कौन है? केवल तीन है आपका। अगर ये डब्ल्यूबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी को क्या कहता है? इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है इसको। डब्ल्यूबीसी को क्या कहता है? ल्यूकोसाइट क्या जाता है? इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ये आपका हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात कर लिए। और इसकी संख्या 5 से 9 हज़ार होते हैं। कितना संख्या कितना होता है? तो 5 से 9 हज़ार इसकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 9 हज़ार होती है। और इसका काम क्या है? कहता है लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। और कुछ है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का भी कार्य होता है इसका। कहता है जीवाणु को नष्ट करना होता है और एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है। जीवाणु का नष्ट करना, जीवाणु नष्ट करना और एंटी बॉडी का निर्माण करना, ये किसका काम है? आपका डब्ल्यूबीसी का काम है। अगर आरबीसी की बात कर लेते हैं, आरबीसी की बात कर लेते हैं। आरबीसी में क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। कहता है कि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन होता है इसमें। ठीक है। एगो होता है कि प्लेटलेट्स की बात कर ले, तो प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। इसको क्या कहता है? इसको कहता है थ्रोम्बोसाइट कहता है। इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और ये कहता है कि ये 2 से 5 लाख होता है। ये कितना होता है? 2 से 5 लाख होता है, ये प्लेटलेट्स होता है। और इसका जो मेन जो काम है, ये कहता है कि शरीर के कट जाने पे रक्त बहाव को रोकना है। कहता है इसका काम क्या है? रक्त बहाव को रोकना काम है, रोकना काम है इसका। ये प्लेटलेट्स का काम है। तो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है ये, मतलब थक्का जमने में मदद करता है। सूचिए को सूची 2 से मिलाइए जी। सूचिए को सूची 2 से मिलाइए। महावीर को क्या कहा जाता था? महावीर को सिंह कहा जाता है। डी का 3 हो जाएगा। इसमें क्या है? डी का 3, देखिए डी का 3 आपका ये आ गया। ऋषभ देव कौन थे? तो ऋषभ देव को वृषभ कहा गया है। ऋषभ देव को वृषभ कहा गया है। अजीत नाथ को गज कहा गया है। अजीत नाथ को गज कहा गया है। और इष्टनेमी को शंख कहा गया है। तो आपका ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। और कहता है ये 19वें जो थे, ये क्या है? 19वें जो थे, क्योंकि मल्लीनाथ क्या थे? महिला थी। मल्लीनाथ क्या थी? ये महिला थी। कुछ कुछ में महिला माना भी गया है, कुछ लोग नहीं भी माना गया है। आप इसको याद रखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया है? सर्वाधिक वर्षा काल जो है वो व्यतीत किए हैं श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं श्रावस्ती में ही दिए हैं। ठीक है। इनका अगर इनकी बात कर लें तो कहता है सारनाथ में संघ की स्थापना किए थे। बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? तो इनका प्रधान शिष्य कौन था? प्रधान शिष्य की बात कर ले तो इनका क्या, प्रधान शिष्य का नाम क्या था? प्रधान शिष्य का उपाली था। कौन था? उपाली था। और कहता है कि प्रिय शिष्य आनंद था। और अगर प्रिय शिष्य की बात कर ले, प्रिय शिष्य कौन था? तो प्रिय शिष्य कौन था? इस आनंद नाम था। और आनंद के कहने पे ही महिलाओं की संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है। क्षणिकवाद और अनात्मवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? क्षणिकवाद और अनात्मवाद का किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद और अनात्मवाद कहाँ है? आपका बौद्ध दर्शन से ही जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म का तत्व मीमांसीय और मीमांसा सिद्धांत है। तो बौद्ध धर्म में क्या है? एक तत्व क्या ना, जिसको मीमांसीय भी कहता है। मीमांसीय, या इसको कहा कहता है मीमांसा सिद्धांत भी कहता है।
मीमांसा सिद्धांत भी आपका किससे है? ये आपका बौद्ध धर्म से ही दोनों चीजें हैं। आगे देखते हैं, हाल में ही पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोजा गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला जो खोजा गया वो अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। कहाँ खोला गया? तो कहता है कि आपका वहाँ खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ये कहता है कि ये सेंटर फॉर द अर्थ साइंस और हिमालयन स्टडीज द्वारा किया गया है। पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कब की गई है? तो ये 29 मई 2025 को मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया है? 29 मई 2025 को मोदी जी के द्वारा किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है, तो इसमें होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष के लिए। राज्य या कहिए केंद्र, दोनों का एक ही चीज होता है। बाकी कहता है कि इसका जो राज्य मानवाधिकार का जो गठन है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। इसका जो अगर मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार के गठन की अगर बात कर लेते हैं तो ये गठन कब किया गया है? तो कहता है कि 1993 में किया गया है। कब? 1993 में किया गया है। और इसकी बात कर ले, कहता है कि अभी तक 26 राज्य में है। ये मानवाधिकार आयोग है वो कितने हैं? 26 राज्यों में है। केंद्र पे अलग होता है, याद रखिएगा। एक राज्य के अथी पे वो 26 राज्यों में है अभी मानवाधिकार आयोग है। इसमें कहता है 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये आयोग के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करते हैं। लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? अगर हटाया की बात कर दिया जाए तो वो कौन? राष्ट्रपति हटा सकते हैं इसको। तो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अगर बिहार की बात कर ले, बिहार राज्य की बात कर लेते हैं, तो बिहार में कहता है कि बिहार में स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ है। स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में हुआ है। लेकिन कहता है कि औपचारिक गठन की बात कर ले, औपचारिक गठन कब किया गया है? वो गठन किया गया आपका 2008 में किया गया। कब किया गया? 2008 में किया गया। सोचिए, कुछ चीज़ों से मिलाइए। माउंट एटना आपका इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? आपका इटली में है। फ्यूजिसियामा आपका जापान में है। बी का थ्री हो गया, हो गया। ए का 2 हो गया। माउंट रेनर कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है। माउंट पेरिकुटीन कहाँ है? आपका मैक्सिको में है। माउंट पेरिकुटीन कहाँ है? मैक्सिको में है। ये जापान में। अगर माउंट फ्यूजिसियामा की बात कर लेते हैं तो ये आपका जापान में है, होन्शु द्वीप पे है। कौन सा द्वीप पे है? जो ये फ्यूजिसियामा है इसको लिख दीजिए, होन्शु द्वीप पे है। किस पे है? होन्शु, होन्शु द्वीप पे है आपका माउंट फ्यूजिसियामा है। बात कर लेते हैं माउंट एटना है, वो सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पे है। माउंट एटना जो है ये यूरोप का सबसे सक्रिय है। ये एटना है, ये किस द्वीप पे है? सिसिली द्वीप पे है। एटना कहाँ है? सिसिली द्वीप पे है। ये क्या है? यूरोप का सबसे सक्रिय है। एटना क्या है? ये यूरोप का सक्रिय है, यूरोप का सबसे सक्रिय। माउंट एटना हो गया। माउंट अगर रेनर की बात कर ले तो माउंट रेनर है जो कि अमेरिका में है, वॉशिंगटन में। ये कहाँ है आपका? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हम लोग को चुनना है भैया। देखिए कौन असत्य कथन है। कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से लेके 37.6 तक है, सही है। देशांतरीय विस्तार इतना से इतना है, ये भी बात आपका सही है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां है, यही आपका गलत हो गया। भारत का मानक यमुनोत्तर कितना है? 82.5 डिग्री है। कितना है मानक यमुनोत्तर? कितना है? 82.5 डिग्री है। तो आपका ये आपका सही हो गया। एक मिनट जरा रुकिएगा। मानक यमुनोत्तर 82.5 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सिलिका की मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है। सिलिका की मात्रा क्या कहता है? आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है। बात तो ये सही कह रहा है। और सिलिका की मात्रा कम होने से अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, तो ये भी बात आपका सही है। क्या है आपका? दोनों आपका क्या है? सिलिका की मात्रा कम होने से तीव्र नहीं, ये ऐसा गलत है। पहला सही है कि अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है तो आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाता है, आग्नेय चट्टान की बात सही है। लेकिन अगर मात्रा कम है सिलिका का तो वो अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, ये जरूरी नहीं है। तीव्र गति से होता है ये जरूरी नहीं है। तो केवल आपका एक सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो केसी नियोगी रहे हैं। कौन रहे हैं? केसी नियोगी जो है प्रथम
वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अभी 15वां आपको याद रखना, 15वां आपको याद रखना चाहिए। 15वां कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2021 से लेके 2026 तक है। और जो 16वां जो वित्त आयोग है वो कौन? अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया रहे हैं। और इनका कार्यकाल जो होने वाला शुरू होगा 2026 से लेकर 2031 तक होगा। 2026 से लेकर 2031 तक इनका कार्यकाल रहेगा। विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहता है वलनाडु और कोट्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलनाडु और कोट्टम कहा जाता है। ठीक है। तो पहले होता है साम्राज्य होता है। पहला क्या है? जैसे इसको वो है तो इसको स्थान पहला कहता है साम्राज्य हो गया। उसके बाद क्या होता है? राज्य को कहता है मंडलम। मंडलम कहता है राज्य हो गया। और उसके बाद कहता है कि जिला। जिला को क्या कहा जाता है? जिला को कहा जाता है कोट्टम। जिला हो गया। और कोट्टम के बाद आपको कहता है परगना, जिसको नाडु कहा जाता है। इसको कहा जाता है परगना को क्या कहता है? नाडु कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका? मेलग्राम या गांव। पहले मेलग्राम आता है और उसके बाद कौन आता है? ग्राम आता है। इस तरीके से इसका विजयनगर साम्राज्य को वो है। निम्नलिखित में किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? ये राजा राज प्रथम रहे हैं। तो राजा राज प्रथम हैं वो चोल साम्राज्य के है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1985 से लेके 10,014 तक रहा इनका कार्यकाल रहा, ईस्वी तक रहा। अगर करें चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे हैं तो कहता है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात कर ले तो वो विजयालय रहे। ये कह रहे हैं संस्थापक रहे हैं चोल साम्राज्य के। चोल के संस्थापक कौन रहे हैं? विजयालय रहे हैं। ये 1815 ईस्वी में, किसमें कब किए थे? 1815 ईस्वी में संस्थापक किए थे। और कहता है कि इन्होंने कहता है कि तंजौर छीनकर अपना अधिकार किया था और नरकेसरी की उपाधि धारण किए थे। ये क्या किए थे? नरकेसरी की उपाधि धारण करने वाले कौन हैं? तो वो आपका विजयालय हैं। राजा राज प्रथम हैं जिनको भूमि की पैमाइश कराई। इन्होंने क्या किया था? भूमि की पैमाइश कराने वाले कौन रहे हैं? तो ये राजा राज प्रथम जो थे भूमि की पैमाइश करवाई थी। और कहता है कि इसने जो त्रिसंगठन था पांड्य, चेर और सिंहल को पराजित किया था। इन्होंने क्या किया था? जो त्रिसंगठन में कौन कौन था? पांड्य था, फिर था चेर था और सिंहल था। ये तीनों को क्या किए थे? पराजित किए थे। त्रिसंगठन को पराजित करने वाले कौन हैं? तो राजा राज प्रथम रहे हैं। राजेंद्र प्रथम हैं। ये कहता है कि इन्होंने बंगाल अभियान किया इन्होंने और महिपाल को पराजित किया था। इन्होंने राजा राज प्रथम कहता है बंगाल अभियान किए थे। बंगाल अभियान करने वाले कौन हैं? तो राजेंद्र प्रथम रहे और महिपाल को पराजित किया था। पाल शासक वाले जो महिपाल रहे, महिपाल को पराजित किए थे इन्होंने। ठीक है। कि राजेंद्र तृतीय ये अंतिम चोल शासक रहे। ये कौन है? अंतिम चोल शासक अगर पूछ जाए तो अंतिम चोल शासक कौन रहे? तो राजेंद्र तृतीयम अंतिम चोल शासक कौन थे? तो राजेंद्र तृतीय थे। कहता हाल में ही इसरो ने 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-9 लॉन्च किया। वो असफल रहा है। वो किस प्रक्षेपण यान के द्वारा गया था? तो PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया था? PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो कहता है कि कौन क्या है? तो आपका त्वरण एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण जो होता है ये बल होता है आपका न्यूटन हो जाएगा। तो B का 3 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? B का 3 यहाँ पे हो गया आपका। सी आंसर आ जा रहा है किससे हो जाएगा? A का 4 हो जा रहा है। A का 4 हो जा रहा है। कृत्य वर्क डन होता है आपका। वर्क डन जूल में हो जाएगा। C का 1 हो जाएगा। और आवेग इम्पल्स जिसको कहते हैं, आवेग को क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। इसका होगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। D का 2 हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी बल तो नहीं है, विस्थापन नहीं है, द्रव्यमान, तापमान और ऊर्जा, यही आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन हो जाएगा? कहता है कि जिसमें स्केलर क्वांटिटी में अगर कहा जाए तो ये आपका हो गया द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी हो गया। बाकी अगर वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आता है? तो बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन भी हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब का हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदय में सम्मिलित है? नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है ना रॉकेट प्रणोदय में। रॉकेट चलने में होता है थर्ड नियम होता है। बाकी न्यूटन के पहला नियम की अगर बात करते तो ये कहता है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है गैलीलियो नियम भी कहा जाता है। ये पूछता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और सेकंड लॉ है जिसको F इक्वल टू एम ए हो गया, ये आपका ये हो गया। और एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है कि इसमें थर्ड नियम होता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन जो होता है वो आपका न्यूटन थर्ड लॉ हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के 10वीं अनुसूची कौन सा भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? संघात्मक विशेषता नहीं है। अच्छा एक छूट गया क्या? 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य की निरहता की प्रश्न का निपटारा कौन करता है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। इसमें क्या है? इसमें आपका है दल बदल है। क्या है? दल बदल है। और इसका निपटारा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निपटारा कौन करते हैं? इसमें लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये दल बदल इस जोड़ा कब गया? तो ये जोड़ा गया था आपका 52वां संशोधन, 52वां संशोधन था 1985 में, 1985 में इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो संघात्मक में राज्यपाल की नियुक्ति संघात्मक नहीं है बल्कि क्या था? ये एकात्मक का है। ये क्या है? एकात्मक व्यवस्था का है ये। बाकी आपका ये सब लिखित संविधान ये है और ये है, ये नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति आपका नहीं होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भैया। चलिए मिलान करते हैं कि मार्क कॉर्नी कहाँ है? कनाडा के हैं। बी का 4। एंथनी अल्बानीज, कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद टोबैगो के हैं। ए का 3। एंथनी अल्बानीज कहाँ के हैं? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया के हैं। सी का 1। और कीर स्टामर कहाँ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसमें। हाल में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो आयुर्वेद दिवस मनाने की क्या है? 23 सितंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। कब किया गया है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। बाकी अगर 22 मई की बात कर ले तो 22 मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है। ये क्या है आपका? जैव विविधता दिवस है। 7 मार्च को क्या होता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आपको 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 23 मई की बात कर ले तो 23 मई में क्या है आपका? 23 मई में है विश्व कछुआ दिवस है। इसमें क्या है? विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है? तो मुक्तिदाता क्या कहता है? मेटकॉफ को कहता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहता है मुक्तिदाता। और ये कहता है 1823 का जो लाइसेंस अधिनियम था उसको रद्द किए थे इन्होंने। कहता है कि 1823 के कहता है कि लाइसेंस अधिनियम को रद्द किए थे। कहते हैं लाइसेंस अधिनियम को रद्द किए थे। अधिनियम को रद्द किए थे। ये रद्द किए थे कौन? चार्ल्स मेटकॉफ ने ये रद्द किए थे। ठीक है। अगर बात कर ले कि भारत का पहला हिंदी अखबार कौन रहा है तो वो रहा है कि उदंड मार्तंड रहा है। अगर यहाँ पे और लिख दे कि भारत का फर्स्ट हिंदी अखबार कर लेते हैं। हिंदी अखबार की अगर बात करते हैं तो वो उसका नाम क्या रहा है? उदंड मार्तंड नाम रहा है। उदंत मार्तंड नाम रहा है इसका। मार्तंड रहा है जो कि किसके द्वारा आया था? तो ये जुगल किशोर के द्वारा था। कब था? जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 1826 में। कब किया गया था? ये 1826 की बात है। फर्स्ट हिंदी अखबार की बात हो गया। अब पहला अगर अंग्रेजी अखबार की बात कर दे तो अंग्रेजी अखबार था बंगाल गजट। फर्स्ट अंग्रेजी अखबार की बात कर ले, फर्स्ट अंग्रेजी अखबार की बात कर ले वो उसका नाम क्या था? बंगाल गजट। द बंगाल गजट। ये कब? 1780 ईस्वी में आया था। और ये हिक्की के द्वारा, किसके? जेम्स हिक्की के द्वारा। जेम्स हिक्की द्वारा। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था? कहता है कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ किया गया था? तो ये सूरत में किया गया था 1612 ईस्वी में। कब किया था? 1612 ईस्वी में ये किया गया था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 1612 में किया गया था। और कहता है पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा में किया गया था। और कहता है कि 1633 में पूर्वी भारत में उड़ीसा में किया गया था। कहाँ किया गया था? पूर्वी भारत में उड़ीसा में स्थापित किया गया था 1633 में। 57 में विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र के बारे में जेम्स आउटरम एंड टेलर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स आउटरम और टेलर ने ये बात कही थी। आउटरम और टेलर ने बात कही थी। बाकी कहता है कि सीले ने कुछ कहा था। सीले ने एक बात कही थी। सीले ने कहा था
कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थ सिपाही विद्रोह है, इसीलिए की बात है। ठीक है, लॉरेंस के द्वारा कहा गया था कि यह सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ नहीं है। ये जन लॉरेंस ने कहा था सिपाही विद्रोह के अलावा कुछ नहीं है। प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्फ का है। प्रिंस ऑफ वेल्स किसका है? गोल्फ का है। एक परीक्षा में 60 लड़कियों का औसत 15 है, 40 लड़कों का औसत 60 है। देखो 60 × 15 कर लेते हैं तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 900 हो जा रहा है। और 40 लड़कों का औसत कितना है? 30 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जा रहा है? 2100 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि समान औसत पूछ रहा है, तो 2100 में कितना से भागा देना पड़ेगा? 60 और 40 100 से, आपका 21 आंसर आ जाएगा। ये मैथ थोड़ा फास्ट सोल्व करते हैं, ये बहुत ईजी चीज़ें है इसीलिए। कहता है एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य कितना है? 3200 रुपया। क्रमिक छूट के बाद उसको 2448 रुपये में बेच दिया जाता है। पहला छूट 10% है, तो कह रहा है कि अगर 3200 का कोई सामान है उसमें पहला छूट 10% दिया गया तो 90% हो जाएगा। दूसरा नहीं दिया है, दूसरा ही पूछ रहा है, तो इसको 100 - x कर लेंगे, अपॉन 100 कर देंगे, बराबर कितना दिया है? 2448 दे रखा है, यही दे रखा है ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए। ठीक है, तो बचा क्या? इधर 32 बचा, 100 - x बचा, बराबर ये सब इधर चल जाएगा, तो 24 48 जीरो हो जाएगा। फिर 100 - x बराबर क्या हो जाएगा? इसको 32 से भागा देना होगा, यही होगा ना। इसको क्या करना होगा? 32 से हमको भागा देना पड़ेगा। तो 32 से जब भागा दे रहे हैं और कुछ छूट गया, 9 भी बचा हुआ है ना, 9 भी बचा हुआ है, तो 32 से भागा दे रहे हैं तो इसको काट देते हैं। तो आपका ये कितना बार में कट जाएगा? 32 से काटे, इसको 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। चलो इसको 16 से काट दो, पहले 16 से काट देते हैं, तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 और 2 दूनी 24 ये आ जाएगा। फिर इसको काट दो, 8 से काट देते हैं, तो ये 8 बार में कितना बार में कट जाएगा? और इसको 8 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 इतना हो जाएगा। फिर इसको और काट दे क्या? चलिए थोड़ा सा और करते हैं, 4 इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 6 60, इसको 4 से काट दो, 7 चौका 28 और 26, 6 चौका 24 और 20, ये 5 बार में कट गया। अब इसको 9 से काट देते हैं पूरे, तो ये 9 × 72 और 9 × 5 = 45, 85 आ गया। तो कहता है कि 10x - बराबर कितना? 85 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ होता है वो समझिए। किसके बीच में क्या सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन कहाँ है? धर्म गार्जियन अब भारत और जापान का है। एक्वेरियन भारत और मालदीव का है। सी का आपका 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। धर्म गार्जियन जापान हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, धर्म गार्जियन वो हो जाएगा। इन भारत शक्ति अभ्यास कहाँ है? शक्ति अभ्यास की बात कर लेते हैं, तो ये आपका शक्ति है रूस के साथ है। शक्ति अभ्यास किसका है? आपका भारत और फ्रांस है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति है, और इंद्र है भारत और रूस के बीच में। तब बी का 4 हो जाएगा और सी डी का 3 हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? बी आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल द्वारा तो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत होता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितना? 1/6 सदस्यों को है। कहता है कि ये आर्टिकल 100, ये विधानसभा कहता है आर्टिकल 171 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और कहता है कि अगर विधान परिषद की न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम आपका संख्या की बात कर ले तो ये 40 होता है, और अधिकतम की बात कर ले, अधिकतम कितना आता है? तो 1/3 होता है किसका? विधानसभा का, ये हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और ये विधान परिषद कहाँ कहाँ है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। कहाँ है? 6 राज्यों में अभी है, वो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। हाल में पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में किया गया है 12 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्ष के बाद। ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रैना है आपका, ये है हरित लवक में पाया जाता है। हरित जिसको प्लास्टिड कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहा जाता है, उसी में आपका ग्रैना हो जाता है। ग्रैना होता है, फिर कहते हैं कि प्लास्टिड भी 3 तरीके का होता है। प्लास्टिक 3 होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। आपको 3 तरीके होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, क्यूमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और जो ये ग्रेना है वो ग्रेना यहीं पाया जाता है, इसी में ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना आपको कहाँ पाया जाता है? तो आपको क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रेना पाया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे ग्रेना में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है। और अगर डार्क रिएक्शन की बात कर दें, डार्क रिएक्शन आपका कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन आपका होता है कहाँ, स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। हाल में ही नेपाल में कौन सा ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया है, तो वो याला ग्लेशियर है, मृत घोषित कर दिया गया है। कहता है नीचे की अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 HCl 2L2 है, 2L2 है, Cl3 3 दूनी 6 हो गया, Cl3 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए बचा कौन कौन है, उसको इधर लिखिए। बचा कौन है आपका, हाइड्रोजन बचा है, तो H बचा, कितना बचा है, 6 को बचा है। और O3 बचा है, O3 बचा है। हाइड्रोजन कितना बचा है, 6 बचा है। हाइड्रोजन बचा है कितना, हाइड्रोजन कितना बचा है, 6 को बचा है ना जी। और O3 बचा है आपका 3 को बचा है। तो इसको कैसे लिखा जाए कि हमको हाइड्रोजन 6 हो जाना चाहिए और O3 आपका 3 हो जाना चाहिए। वो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है और O आपका 3 है, तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, अगर इसको ऐसा देखा जाए कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, हमको उसी को लिखना है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। हाल में ISA फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाले 123वां देश कौन बन गया, अंगोला बन गया। कौन बन गया, अंगोला हो गया। ISA में साइन करने वाले हो गया आपका ये अंगोला है। और इसमें कहता है कि आगे देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहा है, तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा होता है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कहता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया जाता है। ये कहता है ये एक सांविधिक निकाय है, ये राज्य और केंद्रों के बीच में क्या कहता है कि सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है क्षेत्रीय परिषद। और ये टोटल कितना अभी 5 है, कितना है टोटल, इसमें टोटल मुख्य रूप से कितना है, 5 है टोटल, 5 है, 5 परिषद है अभी। कहता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक बीच में क्या है, मध्य भी है। ये टोटल 5 है यहाँ पे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 52वां मुख्य न्यायाधीश BR गवई बने हैं। बात तो सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के ऊपर मुख्य बने। थल सेना के नहीं बने हैं, ये आपका थल सेना के नहीं बने हैं, बल्कि आपको क्या बने हैं, वायुसेना के बने। क्या चीज़ के बने, वायुसेना के बने हैं। तो कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो 2 आपका असत्य हो गया। आलोक जोशी पुनर्गठित सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ये बात सही है। अजय कुमार UPSC के अध्यक्ष बने, ये भी बात सही है। तो केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 आपका इसमें गलत है। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण बिहार में किया गया है, 7वां संस्करण किया गया है। और इसमें अगर इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, 7वां संस्करण है। ये 5 जिला में किया गया, कितना, 5 जिला में किया गया है, 5 जिला में किया गया है। और बिहार कितने रैंक पे रहा है, तो बिहार 15वें स्थान पर रहा है, 15वां स्थान पर रहा है। कितना, 36 पदक किसको मिला है, बिहार को कितना मिला, 36 पदक, 7, 11, 18, 7, 11 और 18 आपका ये पदक की संख्या है। और टॉप कौन क्या है, तो टॉप क्या आपका हरियाणा टॉप क्या है, 117 पदक के साथ टॉप कौन क्या, हरियाणा क्या है। CSO4H2H2O क्या है, ये जिप्सम है। CSO4 और 2H2O क्या है आपका, ये आपका जिप्सम है। क्या है आपका, जिप्सम है। बाकी अगर कहता प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 + ½ H2O होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो होता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। हाँ, बात सही है, नहीं बदलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात सही है, तो दोनों का दोनों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस है, नोबेल गैस कौन है आपका, आर्गन है। आर्गन देख के ही लग रहा है, इसमें होता आर्गन कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब है आपका नोबेल गैस है। फ्लोरीन है वो हैलोजन का है। फ्लोरीन जो आपका है ये क्या है, हैलोजन का है। फ्लोरीन क्या है आपका, हैलोजन है। और ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व ही होता है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया है, तो रैले और रेमसे ने। इसकी खोज किसने किया, रैले और रैमसे ने, ये दोनों ने मिलकर इसकी खोज की है। और ये 18वां वर्ग समूह जो होता है, ये समूह 18 वर्ग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो समूह है 18 वर्ग में पाया जाता है। ठीक है,
और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाने वाला अक्रिय गैस है, सर्वाधिक मात्रा में आर्गन है, वो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। रेडॉन है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बात कर लें कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, ये दोनों हम लोग जो एरोप्लेन के टायर में क्या भरा जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम भरा जाता है। और पानी में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के लेके जाते हैं। और विद्युत बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 10वां है, 100वां लास्ट है। NaCl निम्नलिखित में से कौन सा बंध उपस्थित है? NaCl में आपका है आयनिक बॉन्ड होता है। NaCl में क्या बंध है? आयनिक बॉन्ड है। तो आपका पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इस प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और 1 2 3 4 जो आपका टेस्ट है उसका आप लोग वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।